जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 69वीं इंटीग्रेटेड परीक्षा ली गई। अब ये इंटीग्रेटेड इसलिए है चूंकि इसमें 4 तरह की परीक्षाओं को लिया गया है। इसका प्रीलिम्स लिया गया है, ठीक है। अब इसका जब मेंस होगा ना, तो वो चारों परीक्षाओं का अलग अलग मेंस लिया जाएगा। और ये बदलाव इस बार हुआ है 69वीं बीपीएससी में आके। वैसे बदलाव तो 67 से ही चल रहा है, 68 में भी कुछ बदलाव हुए और 69th में एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि निगेटिव मार्किंग जो है इस बार 1/3 का रखा गया है। और यही नहीं, एक और बड़ा बदलाव आपको इसके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है और ये सरप्राइज रहा है बीपीएससी की तरफ से उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि इसकी तैयारी करते हैं। जी हाँ, ये पैटर्न चेंज हुआ है और लगभग यूपीएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हर को क्वेश्चन का जो है मैं आंसर बताता चलूँगा और आप अपने आंसर की को यहाँ पे मिलाते चलिएगा। कितना उत्तर आपसे सही हुआ है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपका परीक्षा अच्छा गया होगा और प्रीलिम्स आपका निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में बाबर के आगमन के कारण जो है वो आया तो क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, गलत बात है। क्षेत्र की वास्तुकला मेहराब और गुंबद की परिचय दी, नहीं, ये उनके उसके शासनकाल में वास्तुकला की तो बात ही नहीं थी। हाँ, प्रदेश में तैमुरिड राजवंश का स्थापना हुआ था, ये आंसर सही है। और युद्ध में तोपों की शुरुआत भी हो गई थी। तो 3 और 4 जिन्होंने उत्तर किया है ये उत्तर सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए, हर प्रैक्टिस सेट का ना जैसे 4 सेट है यहाँ पे, ABCD, ये 4 तरह का आपका बुकलेट सीरीज है जिसका अलग अलग आंसर होगा। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा कि किसका उत्तर है। यहाँ पे सिर्फ आंसर की आपको बताते चल रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से मिला के देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल यानी कि मक्का है ना, मक्का का द्वार कहा गया? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। सूरत इज द करेक्ट आंसर। आपके क्या उत्तर है जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 3, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी बिल्कुल मराठा प्रशासन में। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 दोस्तों, बोधिसत्व पदपाणी की पेंटिंग स्थित है? तो 4 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, अजंता में। इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं, आंसर करिएगा। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था और हेनसांग भी चीनी यात्री था, ये तो बात सत्य है। लेकिन फाहियान जो है हर्ष के शासनकाल में आया था, ये गलत बात है। और हेनसांग जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पे कोई सही नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है यहाँ पे, आइए, और नीचे दिए गए कूट को हम लोग सही से आंसर करेंगे। तो देखिए, चरक जो थे वो चिकित्सा से संबंधित हैं, ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणित से संबंधित हैं, बारहमिहिर जो है वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, विशाखा दत्त जो है वो नाटककार से संबंधित है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो 1 का 2 यानी कि 2, 1, 4, 3 ये उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों। इसमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नैरोज की शुरुआत की है? तो 7 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बलबन। अगर आपका उत्तर बी बलबन है तो सही है। अगला सवाल है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो आंसर 8 का कीजिएगा, उत्तर भारत। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल है 9 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 9 का उत्तर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, इसमें उच्च अध्ययन की शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का यहाँ पर जो है सिफारिश किया गया, ये बात सत्य है। इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, ये भी कथन सत्य है। दोनों ही कथन सत्य था, इसलिए बी हमारा उत्तर। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ है? तो उत्तर कर लीजिएगा, ये ओइनिवार राजवंश। जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? तो इसे जो है लॉर्ड लिटिल द्वारा अधिनियम किया गया है। इसे जो है गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है और इसे जो है लॉर्ड रिपन ने यहाँ पर विफल कर दिया था, निरस्त कर दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, ये तीनों ही कथन इनका बिल्कुल सही है।
तो आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों, आंसर करेंगे लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 13 का उत्तर यहाँ पे देख लीजिएगा, आंसर यहाँ पे कोट नीचे दिया गया है, ठीक है। अब कथन यहाँ पे दिया गया आपका, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त का विभाजित करने वाला पहला कदम था। बिल्कुल। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रकाशित करने का अधिकार भी दिया गया था, बिल्कुल सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। ये चारों कथन सत्य है, इसलिए 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर, इसलिए सी होगा उत्तर यहाँ पर। सवाल नंबर 14, राजनीतिक प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, कामंदक। सवाल नंबर 15 दोस्तों, फुतुहाते आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 15 का उत्तर कर लेंगे ईश्वरदास नागर के द्वारा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। तो आंसर कर लेंगे समुद्रगुप्त, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो आंसर करिएगा सन 1912 में, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 18, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। तो 18 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ बी, बौद्ध धर्म, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, सूजनी जो है एक प्रकार का ये कढ़ाई है, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 20, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं यहाँ पे, आंसर कीजिएगा। देखिए, यह बिहार के वर्तमान के बांका जिला में है, ये बात सत्य है। और ये जो है आपका इसकी स्थापना जो है पाल वंश ने किया था, राजा गोपाल प्रथम ने, ये भी दोनों कथन सत्य है यहाँ पे। बौद्ध धर्म का प्रज्ञान है ना संप्रदाय वहाँ पर फला फूला, ये गलत बात है। यहाँ खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र, कानून के व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, गलत बात है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है हमारा, तो आंसर क्या कर लेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। तो प्रश्नों का लेवल समझ रहे हैं आप लोग, मतलब इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन और उसके 4 ऑप्शन के ऑप्शन। तो ये है पैटर्न यूपीएससी का। ये सिर्फ इतिहास में ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में किया गया है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अब यहाँ पे ज्योग्राफी शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। तो 21 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एक आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल बोलिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है यहाँ पे, और गजनेर वन्यजीव अभयारण्य भी नहीं है यहाँ पे। तो 1 और 3 तो नहीं होगा, 2, 3 भी नहीं होगा, 2, 4 में भी। तो 1, 4 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में है, ये दोनों ही है, ठीक है, तो याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे, आंसर कर लेंगे। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना है ना। तो गंगा नदी के डॉल्फिन IUCN के रेड लिस्ट के तहत यहाँ पे लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन है यहाँ पे कि इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो कि इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है। तीसरा है कि यह इकोलेशन है ना, इकोलोकेशन का उपयोग कर अपने आगे बढ़ती है और शिकार करती है। और इसका जो है अगला जो गुणवत्ता है, इसमें भारत के राष्ट्रीय जल जीव के रूप में मान्यता भी दी गई है। तो 22 का उत्तर हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ये इसमें जो है आपका ये कथन सही है, ये कथन सही है और ये कथन सही है। ये जो कथन आपका गलत हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे आंसर करेंगे। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। ये तो सभी कोई बता देंगे भाई, बिहार की नदी है, जी हाँ, इसका नाम है नारायणी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 24 पे, बिहार की निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो ये तो अभी सब कोई जानता है, हाल ही में यहाँ पे खुदाई हुई है, ठीक है। तो जमुई इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग सभी को जानते होंगे, ये चीज़ें आपको क्यूज में करवाया गया है।
तो 25 का उत्तर यहाँ पे हम करेंगे बी। जी हाँ, गंडक इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 26 पे आंसर कर लीजिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी कथन दिया गया है, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। ये कारण है और ये कथन है, और ये कारण है यहाँ पर दिया गया कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। तो क्या इसका कारण और कथन जो अलग अलग है या एक ही है, या इसको दोनों की ही निरूपित करता है, ये बताना है। तो 26 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। या जो आपका कथन है ना और जो आपका कारण है, दोनों ही सही है, और जो आर यानी कि जो कथन है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए हमारा कथन जो है डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर सही। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। बिल्कुल बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। 27 का उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन दे दिया गया है, कूट दिया गया है। देखिए भाई, कूट दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे मिलाते हैं। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, ये जो है सबसे पुराने रॉक सिस्टम के हिस्सा है। ठीक है, ये यहाँ पे ए लिख दीजिएगा। विंध्य चट्टान प्रणाली, तो यहाँ पे जो है ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा मिट्टी और तीव्र जमाव करता है। तो ये 2 कर दीजिएगा या फिर बी कर लीजिएगा, है ना, इसको 1 कर लीजिएगा। और देखिए ये जो है आपका 3 से मिलेगा, है ना। और विंध्याचल चट्टान प्रणाली जो है ना, ये बलुआ पत्थर जैसा है ना। तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर का एग्जाम्पल है। ठीक है। और कटरनरी चट्टान प्रणाली जो है, ये आपका हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा तीव्र जमाव के चलते होता है। और तृतीयक चट्टान जो है पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, है ना। 3 4 1 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे, 3 4 1 2, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण की दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें कि ज्वार मुख, है ना, ज्वार नद मुख जो है, समुद्र तट जो है, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल और समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ जो है 21 द्वीप शामिल होते हैं। तो भाई यहाँ पे वो कौन सा रिजर्व है बताइए। तो 28 का उत्तर यहाँ पे हम करेंगे। जी हाँ, ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जी हाँ, आपको डी इज़ द करेक्ट आंसर करना होगा। सवाल नंबर 39। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है थिम्पू यानी कि भूटान। इसका स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर मतलब 12:30 बजे है, मतलब 12 बजे हैं समय। तो भाई बताना है आपको यहाँ पर कितना समय होगा, निर्धारित समय कितना होगा भूटान का, है ना। तो ये बताना है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 6 PM हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 31। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होती है। ग्लोब की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ये होता है 179। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे, आंसर करेंगे। कोशी मैदान का माध्य समुद्र तल से औसतन ऊंचाई क्या है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कम से कम 30 मीटर से तो ऊंचा जाएगा। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 पे। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है। तो 33 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, ये बघेलखंड होगा। ठीक है, बुंदेलखंड भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। तो बघेलखंड इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। आंसर कर लेंगे दोस्तों, ये अल्मोड़ा से नहीं लगता है। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो 35 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में होती है। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आंसर कीजिएगा 36 का।
तो यहाँ पे जो है सतह क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देशों जैसे कि तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो कि युगांडा के हिस्से से है ना, उसके पास के झील से बाहर निकलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। जी हाँ, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है बोला गया है। ठीक है, अब ये गलत बताना है और यहाँ पे सोच समझ के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है ये, आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग यहाँ पे। इट्स जी हाँ, देखिए इसमें जो है ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, जो कि विक्टोरिया झील जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहता है, जो कि गलत हो गया। और दूसरा जो गलत है वो हमारा है ये 3, जिसकी सीमा चारों तरफ से इन देशों से घिरी है। तो 1 और 3 हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 37 पे चलते हैं, आंसर कीजिएगा। देखिए हीट वेव से क्वेश्चन है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाए तो उस पर हीट वेव माना जाता है। ये गलत बात है ना। 55-50 डिग्री से ऊपर होता है तब हीट वेव होता है, लू चलता है उसमें। यदि किसी पहाड़ी का इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस है, इसे अधिक तक जो है पहुंच जाता है, तो इसे हम लोग हीट वेव मानते हैं। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल नहीं। तो ना तो 1 और ना ही 2 यहाँ पे सही है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे है खोजकर्ता और उनका जन्म स्थान। तो भाई जो खोजकर्ता है ये क्रिस्टोफर कोलंबस हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो 38 का उत्तर कर लीजिएगा, फ्रांस के जन्म हुआ है इनका। और यहाँ पे 4 लिख देंगे। जैक्स कैट्रियर कहाँ के भाई? तो जैक्स कैट्रियर है आपका, तो ये बताना है कहाँ के खोज करता है, उनका जन्म स्थान है ना। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा थोड़ा। ये क्रिस्टोफर जो है कोलंबस ये इटली के हैं। ठीक, जैक्स कैट्रियर कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके फ्रांस के। ठीक है, सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके यूनाइटेड किंगडम के। और फर्डिनेंड मैगलन कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके पुर्तगाल के। तो यहाँ पे 3, 4, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर होगा, मिलान कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि यूएई के रिवासती है ना, रिवासती राज्य। तो रिवासती राज्य जो है यहाँ के यूएई के भाई 39 का उत्तर कीजिएगा। अबू धाबी है, दुबई है, शाहजहाँ है, अजमान है उमल उल कैन है और फुजेरा है और राश है और अल खमे है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा डी हो जाएगा। 40 सुवर्ण रेखा है ना, सुवर्ण रेखा अगर कहें नदी जो है निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? बिल्कुल 40 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे सी, यानी कि नगरी से। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। तो 40 का उत्तर क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे? नगरी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 41 कहता है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक जो विशिष्टताएं हैं वो क्या क्या है? तो यहाँ पे हमने उत्तर किया है 1 और 2 को, यानी कि आदिम लक्षणों के संकेत और जो है विशिष्ट संस्कृति। ठीक है, चलिए तो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 42, आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 43 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो 43 का आंसर कीजिएगा, बी अनुच्छेद 17 के तहत। सवाल नंबर अस्पृश्यता के बारे में अनुच्छेद 17 में ही बताया गया था। सवाल नंबर 44, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? इट्स डी, राष्ट्रपति के पास है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 पे। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा के संबंध में है? तो 45 का आंसर कर लीजिएगा, ये अनुसूचित जनजातियों के लिए है। सवाल नंबर 46, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत बताया गया है?
तो 46 का आंसर कर लेंगे केशवानंदन भारती और बनाम केरल। सवाल नंबर 47 आंसर कीजिएगा और इसके दिए गए कूट हैं उसको कूट का आंसर करना है। ओके, तो 47 का आंसर यहाँ पे कीजिएगा। देखिए ये राजनीतिक दल है और ये राजनीतिक दल है और ये उसकी स्थापना वर्ष है। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम लोग मार्क्सवादी पार्टी भी कहते हैं, तो ये जो है आपका एक से इसका मिलान कर लीजिएगा जो कि 1964 है। ठीक है, अब जो है आपका बी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये 1998 से इसको मैच कर लीजिएगा जो कि 2 हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में है, सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ से मिलान कीजिएगा, इसका जो है इसी से मिलान कर लीजिएगा। ओके, अब जो है आपका सी बहुजन समाज पार्टी, तो इसको हम लोग कहेंगे 1984 की पार्टी है। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें डी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ये है आपका 1998 का। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे मैच कर लीजिएगा, तो यानी कि आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, तो आंसर डी कर लेंगे यहाँ से। चलिए सवाल नंबर 48 किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किस सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने का इजाज़त दे सकता है? 48 का आंसर कीजिएगा अनुच्छेद 120 के उपवर्ग 1 में। सवाल नंबर 49 कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 49 का उत्तर कीजिएगा यहाँ पर। जी हाँ, देखिए कथन दिए गया है इतना लंबा लंबा और आंसर भी इसके जो है आपका ऑप्शन इधर दिखेगा यहाँ पर। तो ये 49 का उत्तर आप लोग लगा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसको उत्तर लगाया है सी 1 और 3 को लेकर। सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 50 भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 50 का उत्तर भी देखिए बहुत लंबा है, ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे चारों, तो मैं नीचे दिखला देता हूँ यहाँ पे, है ना, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन के बारे में वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत पहले। तो भाई यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कि ये इस संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और जो है इसमें नए निदेशक सिद्धांतों को जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47 को इसमें जोड़ा गया है। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है ना, तो इसको आप लोग पढ़िए अच्छे से, आप लोग के पास तो क्वेश्चन होगा ही वैसे तो, और आंसर कीजिएगा इसका जो है, इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चलिए इसको बता ही देते हैं। दिवालिया और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो शोधन जो है अक्षमता के तात्पर्य और उसकी वित्तीय स्थिति में जो इसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करता है, ये गलत बात है। दिवालिया या दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो कि देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त करके पुनर्गठित किया, गलत बात है। शोधन अक्षमता एक अवस्था नहीं है, ये अवस्था है ही नहीं। भारतीय दिवाला जो और शोधन अक्षमता जो कि IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेवार निकाय है, तो ये कथन सही है। यहाँ पे से 4 का उत्तर सिर्फ केवल 4 हो जाएगा, मतलब इसका है ना, तो आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे 53 पे। ये भी देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर ध्यान से दीजिएगा। उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन जिसे PLI कहते हैं योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है योजना के बारे में, इसका आंसर करना है। जी हाँ, तो 53 का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे पहले 52 देख लेते हैं यार, ये छूट गया है। यहाँ पे देखिएगा तो 52 का आंसर कीजिएगा। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था, याद रखेंगे, 1956 में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 53 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, इट्स देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से 2 और 3 इसका उत्तर सही होगा, सी उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 54 स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है 4 दिया गया है। यह खान मंत्रालय के द्वारा दायरे के कार्यरत होता है, या फिर यह योजना CORCC नेटवर्क के तहत आता है, या CORCC का मतलब यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन होता है या शेयरिंग होता है। यह योजना ड्रोन तकनीक को उपयोग में लाया जाता है या भूमि छोटे छोटे खंडों में नक्शा तैयार करता है। तो यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, ये पहला और इसका जो तीसरा कथन है ये सही है, खान मंत्रालय के तहत आता है, और CORS का मतलब यहाँ पे क्रॉस ओरिजिनल शेयरिंग होता है। ठीक है, 54 के बाद 55 पे चलते हैं, आंसर कीजिएगा।
ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है यहाँ पे। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, ऑप्शन है यहाँ पर आपका, देखिए ये सही है आपका। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य के मामले में संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों और वेतन के भत्ते का कम करने का आदेश दे सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका दूसरा कथन कहता है, और तीसरा कथन सही है हमारा, राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के बारे मामले में सेवाएं जो है सेवारत सभी कार्यों को देखने की अनुमति दे सकता है। और चौथा भी सही है हमारा, राज्य विधानमंडल पारित के होने पर धन विधेयक और अन्य वित्तीय जो विधेयक है ये राष्ट्रपति के विचारों पर ही ये रखा जाता है आरक्षित। तो ये 1, 3 और 4 उत्तर सही होगा, तो सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 56 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है यहाँ पर विचार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती आने पर, और यहाँ पर कुल मांग और उपभोक्ता का खर्च में कमी आने पर। तो ये 2 और 3 आंसर हो जाएगा इसका, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 57, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो 57 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ये जो है आपका महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। और दूसरा कथन है चौथा, जो कि आपका सही है, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण जो है इसमें कमी आई है। तो 2 और 4 इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। सवाल नंबर 58 पे चलते हैं। बिहार में गया जिले का वर्तमान जनसंख्या कितना है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5,98,000। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 59 पे चलते हैं। केंद्र सरकार और गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों का कथन सही है? तो आंसर 59 का करेंगे, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 60 पे चलते हैं कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं बोला गया है? तो आंसर कर लीजिएगा, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक होता है। ये बात गलत हो जाता है यहाँ पे, जबकि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह होता है, बढ़ाता है, और ये वस्तुओं की सीमाओं का व्यापार भी विस्तार करवाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। सवाल नंबर 61, संघ सरकार के वित्त के नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आंसर करिएगा यहाँ पर आप लोग, और कोट है नीचे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा कि संघ सरकार के वित्त नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जो है ये 9.2% तक पहुंच गया था। तो यही कथन आपका सिर्फ सही है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, और ये भी पिछले 2 वर्षों में राज्य संग्रह जो है कम हो गया, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो सिर्फ एक हमारा उत्तर सही है यहाँ पे, तो इसलिए आंसर सी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 62 पे। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो 62 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, ये सभी, सोना है और आरक्षित किश्त है, विशेष आहरण SDR है, FCA है, ठीक है, सभी आंसर कर लीजिएगा डी। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 63 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। देखिए 63 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपका जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी चारों यहाँ पे जो है आपका कथन सही है, इसको पढ़िएगा। और सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 64 पे। शिशु जो मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और कथन सही बताना है, ठीक है। तो 64 का भी आंसर आप लोग कीजिएगा यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये 1950 में शिशु मृत्यु दर जो है 179.6 थी, और यहाँ पर दूसरा सा कथन सत्य है कि 2019 में शिशु मृत्यु दर मात्र 30 हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन सही है, इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 65 पे। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण के बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो कि सक्षम बनाती है। तो 65 का आंसर कर लीजिएगा सी। जी हाँ,
केवल 4 यहाँ पे सही है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं की वृद्धि करने में। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 66 पे, 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो 66 का आंसर कर लेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सवाल नंबर 67, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे 67 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे पहले सूरत विभाजन हुआ था, फिर उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार हुआ, फिर उसके बाद होम रूल आंदोलन आया, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो यहाँ पे 2, 4, 1, 3 इज द करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 68 पे, आंसर करेंगे लॉर्ड लिटिल निम्नलिखित में से किसके संबंधित नहीं थे? 68 का आंसर कीजिएगा अल्बर्ट बिल इज द राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 69, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? बिल्कुल ये इलाहाबाद की संधि थी इज द राइट आंसर। डी इज द। सवाल नंबर 70, डच इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 के दौरान डच इंडियन भी आ गए थे यहाँ पर, है ना, पुर्तगाली। सवाल नंबर चलते 71 पे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? बिल्कुल ये अहमदाबाद जो है हड़ताल था, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 72, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कारण जो है, बिहार में कौन प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? बिहार केसरी याद रखिएगा, है ना, श्री कृष्ण सिंह। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 73 पे चलते हैं, आंसर कर लेंगे यहाँ पे। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया है? 73 का आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, चंपारण कृषि समिति की स्थापना। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 74, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। भारत सेवक समाज 74 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, सोच समझ के यहाँ पे। और ये देखिए भारत सेवक समाज में आज CSBC बिहार पुलिस में भी ये सवाल पूछा गया था, उसको एनालिसिस मैंने किया था सुबह। तो ये जो है ये संबंधित है किससे? तो भाई भारत सेवक समाज, देखिए मिलाइए यहाँ पे 74 का आंसर आप लोग भी। गोपाल कृष्ण गोखले से, और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र टैगोर से, और आत्मीय जो है ये आपका संबंधित है राम मोहन रॉय से। ठीक है, तो आंसर 2, 1, 3 कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 75 पे। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी है, भारत के किस राज्य से थी वो? बिल्कुल कर्नाटक से थी। इसमें कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आंसर कीजिएगा जे एंड्रयू। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 77 पे। सुरक्षा वाल्य सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया गया था। इस पर विचार कीजिए, उक्त विचार किस नेता के थे? 77 का आंसर कीजिएगा लाला लाजपत राय। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? जी हाँ, कराची अधिवेशन 1931। ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 पे। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया था आपका बिहार सिपाही में। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकत्रित कार्यक्रम या विचारधारा नहीं, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव रहा है। तो यहाँ पे तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही है। सवाल नंबर 78, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए हैं? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। ए कराची अधिवेशन इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 80, बिहार का वह रसोई जिसने कि 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी। 80 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, बट्टक मियाँ थे वो। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे।
81 का आंसर देखिए मैथमेटिक्स से संबंधित है, तो इसका ए उत्तर हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। 82 का आंसर यहाँ पे जो है हमारा जो है स्नोबरी से मैच करेंगे, तो सी उत्तर हो जाएगा। 83 का देखिए यहाँ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पे 182 आएगा, ठीक है, तो ये आंसर ए जिन्होंने लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और 84 पे देखिए कन्फ्यूज़न है, हमें अभी भी इसका आंसर मैं नहीं मिल पाया सही, तो आप लोगों ने क्या लगाया है ये ज़रूर बताइएगा हमें। मेरे ख्याल से इसका उत्तर यहाँ पे 63 आना चाहिए। और 85 जो है यहाँ पे आंसर जिन्होंने किया है, यानी कि नाइदर 1 और नाइदर 2 इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो ये हो गया यहाँ पे 86 का आंसर यहाँ पे कीजिएगा जिन्होंने ये ऑप्शन नंबर डी किया है ना, 22187128126191 इज़ द राइट आंसर होगा। और यहाँ पे अगर 89 का देखिएगा तो ये ऑप्शन आपका सही है, जो आपको कोट वाला प्रोसेस है यहाँ पे दिया गया है। और ये जो है 87 का आंसर कीजिएगा तो ये QWZB इज़ द राइट आंसर होगा। 88 का आंसर कीजिएगा तो ये आपका 5.34 आएगा। और 90 का उत्तर कीजिएगा तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा, M&S ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे चलें तो 91 पे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषाएं हैं, तो आंसर कर लीजिएगा 91 का। यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन आपके सामने है कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल और जावा। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जिन्होंने उत्तर किया है उनका उत्तर सही है, ये सभी के सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 92 पे। हाल ही में यहाँ पर बोला गया है कि समाचारों में देखी गई है चैट जीपीटी, इसमें जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया। और देखिए जीपीटी से संबंधित एक सवाल आज सी बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, तो यहाँ से आंसर कीजिएगा, ये है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, सी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है, नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा 4 यानी कि मसालेदार और 7 यानी कि तीखा, ये जीभ का स्वाद नहीं है, तो 4 और 7 हो जाएगा, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 94 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सभी सुमेलित हैं, तो 94 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे डिस्पनिया जो कि सांस की तकलीफ से संबंधित है, और एनोस्मिया जो है आपके गंध के आंशिक रूप को पूर्ण हानि पहुंचा देता है। 3 और 4 यहाँ पे कथन सही है, इसलिए यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो 95 का आंसर कीजिएगा, ये घूमते हुए न्यूट्रॉन के तारे हैं। और 96 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे प्रयोगशाला में विकसित LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर कर लीजिएगा ग्रेफाइट का उपयोग होता है, इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 97 आंसर करेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर कौन सा है, तो आंसर कर लेंगे यहाँ पे केवलर है, सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 98 पे। HMX का पूर्ण रूप क्या है, तो 98 का आंसर कीजिएगा, यहाँ पर जो है ये सिर्फ है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ओनली 1 यहाँ पे उत्तर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 99 पे चलते हैं, आंसर कीजिएगा, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, 99 का उत्तर कीजिएगा सी यानी कि ऑप्टिज्म, सी इज़ द राइट आंसर। मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो आंसर कर लेंगे इट्स डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसमें कि परमाणु हथियार का उत्पादन किया जाता है। सवाल नंबर 101, अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो आंसर कीजिएगा वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 102 पे, आंसर करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, देखिए साइंस का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान है साइंस वाला टॉपिक, तो ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी मिलते जुलते क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब उसी पैटर्न पे है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। 103 यहाँ पर देखिए विलयन और विलायक जो है प्रति इकाई जो है अपवहन प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा के रसायन में करने का रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो 103 का उत्तर कर लीजिएगा विलय की सांद्रता के रूप में।
सवाल नंबर 104 पे चलते हैं। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी या प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 पे डी, ये जीवित SRS कोविड-2 वायरस में प्रवेश करके। ठीक है, इनमें से कौन सा बिजली का कुचालक है, ये पूछा गया था। तो ये इनमें से कोई नहीं है ना, सभी के सभी जो है यहाँ पे सुचालक है। सवाल नंबर चलते हैं 106 पे। देखिए आपको तस्वीरें साफ नहीं दिख रही होंगी, है ना, मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला दिखलाता हूँ आपको। 106 यहाँ पे देखिएगा, द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर बाई, तो ये आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, 107 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मास फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। चांद पर जो है एक साथ 2 वस्तुओं को गिराया जाता है, तो उसमें क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि हैव सेम वेलोसिटी एंड एनी इंस्टेंट। ये आपका जो है आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 पे। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। बाई इंटायरिंग डायरेक्टली इनटू द सेल्स एंड द इनबेलिंग देम टू क्रिएट अ स्पाइक प्रोटीन्स। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज कॉल्ड। इट्स बी C4 स्प्रेडिंग, नोट कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 110 पे चलते हैं। द थ्योरी ऑफ स्टेट्स पीस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन द कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्राइवन बाय द मूवमेंट इन द मेटल इज कॉल्ड। ये कहलाता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। सवाल 111 पे चलते हैं। ये है mRNA जो पद है, इसका विस्तारित रूप क्या है? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। सवाल नंबर चलते हैं 112 पे। AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें से। सवाल नंबर 113, धारा घनत्व यानी कि जो डेंसिटी है उसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर कीजिएगा, इट्स बी, यह एक सदिश राशि है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 114 पे। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो ये आणविक लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। सवाल नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा कर देता है? तो ये है इनमें से कोई नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 116, आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, जी हाँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। 117, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों ही। तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 119 यही देख लीजिए आप लोग। सूची 1 में कपड़ा दिया गया है और 2 में उत्पत्ति दिया गया है, तो जो है आंसर कीजिएगा, यहाँ पे मैच कीजिएगा। तो लिलेन जो है ये सन का पौधे से, है ना, और कॉयर जो है ना, जट्टा जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, ये जो है आपका ये नारियल के पौधे से, और मुहावर जो है ये आपका जो है अंगोरा बकरी से, और डाउन जो है ये बत्तख के गीज के पंख से। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा इसको। सवाल नंबर 118 पे चलते हैं और इसका आंसर हम लोग करते हैं। देखिए सूची 1 और सूची 2 को अंतरिक्ष मिशन और खोज यहाँ पे दिए गए हैं, तो आंसर कीजिएगा। देखिए अंतरिक्ष मिशन जो है कैसनिन होजिन्स, ये जो मानव आपका जो कैसिन्स होजिन्स जो है ये शनि और उसके वलय के लिए है खोजकर्ता। ज्यूनो जो है आपका ये है संबंधित बृहस्पति से खोज के, और आर्टेमिस जो है ये आपके संबंधित है मानव अंतरिक्ष उड़ान से, और वेरिटास जो है ये आपके संबंधित है शुक्र से। तो यहाँ पे आंसर 2, 1, 4, 3 कर लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 120वां देख लीजिए।
क्वेश्चन को विचार करना है और ये कथन दिए गए हैं आपके। और यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि ये और ये दोनों ही यहाँ पे कथन हमारे सत्य हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क के बारे में है, जो बायोलॉजी से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर चलते 121 पे, आंसर करेंगे। गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, टाइटन इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 122, सूची 1 में है जूते, फैशन, सहायक सामग्री और उसका विवरण है। तो 122 का उत्तर कीजिए, यहाँ पे मिलाइए, मैच कीजिए और यहाँ नीचे दिए गए कोड को मिलाइए। तो बेरेट जो है ये एक प्रकार की टोपी है, और स्टेलीलोज स्टीलेटोज जो है ना, स्टीलेटोज, ये आपका एक प्रकार का महिलाओं का जूता का प्रकार है। ठीक है, और एविएटर्स जो है ना, ये आपका एक प्रकार का जो है धूप का चश्मा है एविएटर्स। और चिन्नोन जो है ना, ये आपका जो है एक प्रकार का केश विन्यास है। और बोंग जो है ना, ये जो है आपका पुरुषों का जूते का प्रकार है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा 3 4 2 5 1, ये इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है? एथेंस में दिया था, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 124, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो आंसर कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है सही सुमेलन है जो आपका, ये एक तो आपका विनस रोजर वाटर डिश जो है ये महिला से संबंधित है विंबलडन ट्रॉफी से, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये डॉपिन के अकुर्स्ट मेमोरियल क्लब से संबंधित है। तो 2 और 4 आपका उत्तर सही होगा, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। 125 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा MTAI कार्य को पूरा किया है? तो 125 का उत्तर कीजिएगा, इट्स 576। ठीक है, सवाल नंबर 126, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, यहाँ पे डी यानी कि तमिलनाडु इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 127 पे, आंसर करेंगे। 10 कैप्टिव जो नस्ल हैं एशियाई विशालकाय के कछुओं की उत्पत्ति हुई है। भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति एक है, और हाल ही में भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में इसको छोड़ा गया है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, ये नतांगी राष्ट्रीय उद्यान है, डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश ने फिर से यहाँ पे प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया है? तो 28 का आंसर कीजिएगा, जी नहीं, अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया है। तो ये कौन घोषित किया है देश? ऑस्ट्रेलिया कर नहीं सकता है, जर्मनी करेगा नहीं, रूस करेगा नहीं, तो USA इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 129, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल की काहिरा में ISAF वर्ल्ड कप चैंपियंस के पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 130 पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में शिक्षा का एकत्रित करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6 को, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 132 पे, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट के सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? तो आंसर कर लीजिएगा, बी न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। 133, दुनिया के पहले पादप परागकणों में जिन्हें कि टिलियडोमिन्स कहा गया है, ये टिलियडोम्बिन जो है ये जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? रूस में पाए गए थे। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 134 पे, आंसर कर लेंगे। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा है ना, किस इकाई का संरक्षण संबंधित है? तो ये महासागर से संबंधित है, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया जाता है? नहीं बोला गया है, तो आंसर कीजिएगा, घोड़ा नहीं पाया गया था, बी इज द करेक्ट आंसर।
सवाल नंबर चलते हैं 136 पे। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आंसर कीजिएगा, इंडिया गेट अभी विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। सवाल नंबर 137, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, ये आयरलैंड से लिया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 138 पे। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? 1975 में। सवाल नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? आंसर कीजिएगा, पाउंड स्टर्लिंग, बी इज द करेक्ट आंसर। 140 का आंसर कीजिएगा यहाँ पे। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करके बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का योजना बनाया है? यहाँ पे 2024 कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे गोवा तट के बाहर। सवाल नंबर चलते हैं 142 पे, आंसर कर लेंगे। एक G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, ये वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, और यहाँ पे आंसर कीजिएगा 3, यानी कि विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या। तो 1 और 3 हमारा उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 143, रूस के जो कि वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? ये थे दोस्तों येवगेनी प्रिगोजिन, नोट कर सकते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 144 पे। ग्लोबल जेंडर जो इंडेक्स है जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सवाल नंबर 145, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, उन्हें 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्षों तक उनकी ये मृत्यु हो गई थी इनकी, ये कथन यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर चलते हैं 146 पे। गुजरात आयोजित ये हुआ है डिफेंस एक्सपो 2022 का, इसका विषय क्या था? तो ये देखिए आपका थीम से संबंधित प्रश्न है, इसका था गौरव का मार्ग, थीम था इसका। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 147 का। थर्डीम्यूट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? आंसर करेंगे म्यांमार। 148, हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? बिल्कुल, यहाँ पे जो है यह संयुक्त अमेरिका राष्ट्रपति का अधिकार निवास कार्यस्थल है, और 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत का निवास का पहले राष्ट्रपति बने, और यह अमेरिका लोकतंत्र का प्रतीक भी है। तो 2, 3, 4 सही है, 1 यहाँ पे हमारा गलत है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 149 पे। नेट मॉनिटरिंग है ना, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? ये बिलिंग तंत्र है, और सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो बी हमारा उत्तर यहाँ पे सही होगा। सवाल नंबर 150, सूची 1 में रंग दिया गया है, सूची 2 में इसका संयोजन दिया गया है। तो कौन सा यहाँ पे हमारा सूची सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो 2, 3, 4, 1, यानी कि डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। मैजेंटा जो है लाल और नीला से, टील जो है नीला, हरा और सफ़ेद से, और मोस्त्र जो है यह आपका नीला, लाल और सफ़ेद से, और सियान जो है हरा और नीला से। तो ये हमारा मैच सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे आपको 150 प्रश्नों का श्रृंखला का आंसर की दे दिया है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। ऐसे ही अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। आपके कितने उत्तर सही हुए आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।